अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इंतखाबात जो है उसकी कहानी आज के प्रोग्राम में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में पहले कोरोना के हवाले से कुछ अपडेट्स देते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन आज लगवाई है और उसकी टीवी के ऊपर कवरेज के लिए एक क्लिप भी शेयर किया गया मीडिया के साथ, जो एक मुनासिब फ़ैसला है ताकि बहुत सी पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो रिलक्टेंट है कि वैक्सीन लगवाई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उनको माइल किया जा सके कि वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान लगवा सकते हैं तो बाकियों के लिए भी ख़तरात नहीं है, इसको लगवाएं और अपनी प्रोटेक्शन करें। जो नंबर्स हैं उसके अंदर मुझे जो हमारा वो कोरोना की एक सेंटर बना हुआ है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, उसकी कारकर्दगी के ऊपर कुछ सवाल यकीनन मेरे सामने हैं। जो यूके स्ट्रेन है उसने इस वक्त पाकिस्तान में तबाही फैलाई हुई है, और जब ये यूके में आके प्रॉब्लम होनी शुरू हुई तो अमेरिका ने और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ ने लंदन से फ़्लाइट सस्पेंड कर दी। हम कम से कम उन फ़्लाइट्स को चेक तो कर सकते थे। एयरपोर्ट पे टेस्टिंग नहीं की गई, जिस तरह तफ्तान में कहा था ना, हमें पता ही नहीं चला और वो लोग आके घरों में पहुंच गए और बीमारी फैला दी उन्होंने पाकिस्तान में। दोबारा रिपीट हुआ है कि यूके से वायरस निकला और पूरे पाकिस्तान में फैल गया। 3,495 केसेस हैं जो 24 आवर्स में रिपोर्ट हुए हैं, और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बड़ी पुअर है। 44,000 टेस्ट किए हैं हमने, 44,377, और हमारी पॉपुलेशन साइज़ के ऊपर कम से कम ये 100,000 पर डे से नीचे तादाद नहीं आनी चाहिए। तो 3,495 नए केसेस हैं और 7.8% पॉजिटिविटी रेट है, विच इज़ वेरी वेरी हाई, अलार्मिंग नंबर है। इतनी अगर आप टेस्ट की तादाद बढ़ाएं तो उतने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी इसी तनासब से आप ऊपर ले जाएं तो बड़ी मुश्किल पेश आती है। 61 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, और इसी हिसाब से अगर मामला आगे चलें तो हॉस्पिटल के अंदर कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो पूरी कौम को भी और स्टेट को भी कुछ पॉलिसीज़, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अभी बंद हैं, लेकिन हमने गोइंग फॉरवर्ड करना क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने हैं तो आज फैसला करें। मई जून के महीनों में आके स्टूडेंट दोबारा सड़कों पे होंगे और दोबारा शोर मचा रहे होंगे, तो सोचने का वक्त और फैसला करने का वक्त आज है। आपने वक्त के ऊपर अगर मार्केट्स बंद करनी है उसका फैसला भी आज सोचें कि 6 बजे बंद करनी है, 7 बजे करनी है। SOPs बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर उसका इतलाक़ कैसे होगा उसका फ़ैसला भी आज करें। वक्त पे फ़ैसले करने से लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, इसमें हर्ज नहीं है कि अगर आज ही हम इसके ऊपर कुछ सोचो विचार कर लें। जो मेन इशू है इस वक्त सेनेट इंतखाबात का, PDM मुस्तकबिल उसका बहुत ही तारीक है, और मुझे नहीं लगता कि वो PDM एज़ इट इज़ कंटिन्यू कर सकेगी, क्योंकि PDM के कुछ बुनियादी फ़ैसले जो हैं वो अब उसकी तकसीम का और आपस में एक दूसरे को काटने का सबब बनेंगे। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से पहले मैंने गुज़श्ता रोज़ नाम लेकर कोट किया था और बड़े बावसूख ज़राए से नाम बताए थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फरमाइश के ऊपर 7 सेनेटर्स ने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर स्टैंप किया था, क्योंकि इन्होंने असम्बली सेक्रेटेरिएट से और मुतल्लिका ऑफिशियल से पूछ लिया था कि खाने के अंदर मोहर लगाएंगे तो वोट रिजेक्ट नहीं होगा। नाम भी कोट किए थे कि उन्होंने कहा कि 5 लोग PMLN के हैं जिनके ऊपर शक है कि ये हमें वोट नहीं करेंगे, और उनमें से मुमकिन नामों में से कामरान माइकल, असद जुनीजो, राना महमूदुल हसन, और 2 और नाम जिनके ऊपर उनको शुबा था, मालूम नहीं कि उस लिस्ट में शामिल हैं कि नहीं, राना मकबूल और मुशाहिद हुसैन सैयद भी थे। और इसी तरीके से दिलावर खान वो सेनेटर है जिनके मतलब कहा जाता है कि उन्होंने 2 जगह स्टैंप लगाई और बाकायदा उनका वोट मुस्तरद हो गया। लेकिन जो 7 वो लोग थे जिनको कहा गया कि यूसुफ पे, रज़ा पे, गिलानी पे कहाँ कहाँ स्टैंप करनी है, उनमें कामरान माइकल, असद जुनीजो और राना महमूद हसन शामिल हैं। तो यहाँ एक रोल क्वेश्चनेबल था कि फ़ारूक नाइक साहब ने जब पहला वोट उठाकर मुस्तरद किया गया तो उसको क्वेश्चन नहीं किया, जहाँ से थोड़ा सा मामला टेढ़ा हो जाता है कि शहरी रहमान, फ़ारूक नाइक, ये वो लोग थे जो इन लोगों को ब्रीफ कर रहे थे कि वोट के लिए आपने स्टैंप कहाँ कहाँ करनी है, तो उसको आपने क्वेश्चन करके वहाँ रोका क्यों नहीं। लेकिन उनका केस अभी ओपन है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इस्तदा कर सकते हैं कि ये वैलिड वोट्स हैं 7 और इनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता जो मुज़फ़्फ़र शाह ने किए हैं। अगर वो 49-48 दोबारा हो तो यूसुफ रज़ा गिलानी दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन ये एक दूसरा फ़ैसला जो है, पीपल्स पार्टी इस वक्त कोशा है कि जो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है उसको ले लिया जाए, और ये चीज़ मज़ीद एक तकसीम का बायस बन रही है। एक तो वो इस्तीफ़े देने से इंकारी थे, सिंध असम्बली से भी और मरकज़ से भी, बिल्कुल एक क्लियर उन्होंने लाइन ले ली और वाशगाफ लफ्ज़ों में गुज़श्ता रोज़ इजलास के अंदर कहा कि हम कौम को इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाना नहीं चाहते। और PMLN और JUIF वालों का ख्याल ये है, और वो बड़े इसके ऊपर गुस्से में हैं दोनों, कि ये जुमले जो थे ये कहीं सुनवाए गए, जो बातें डिस्कस हो रही थी कन्वे की गई, क्योंकि इसका मकसद ये था कि आप कहीं अपने लिए गर्म जोशी या नरम गोशा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन इजलास एक हुआ था ये चेयरमैन के इंतखाब से पहले, जिसमें ये तय किया गया था पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा ओहदा जिसको भी वो नॉमिनेट करें चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी का ओहदा दिया जाएगा JUIF को जिसको भी वो नॉमिनेट करें, और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन दिया जाएगा PMLN को जिसको वो नॉमिनेट करें। आज़म नज़ीर तारड़, इनका नाम आया नवाज़ शरीफ की जानब से कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
और PMLN में रस्साकशी हो रही है। पीपल्स पार्टी कहती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन हार गए तो आप हमें ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा हमें दे दें। PMLN कहती है कि एज एग्रीड ये हमारा ओहदा है, और वैसे भी यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए ऑप्शन अभी ओपन है कि वो जाके सेनेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्तदा करके अपने इलेक्शन को दोबारा से जीतने की राह हमवार कर सकते हैं। अगर आप उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें तो वो तो पूरा जो लीगल प्रोसेस है वैसे ही उसकी नफ़ी हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं है। जो PMLN के वोट्स हैं और JUIF के वोट हैं, उनका ख्याल है JUIF PMLN के साथ जाएगी। उनका इन्हिसार अब इस बात के ऊपर है कि ANP और BNP मैंगल के वोट किस तरफ जाते हैं। पीपल्स पार्टी भी अपनी तरफ खींच रही है, नून भी अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन PDM बचेगी नहीं। वो बज़ाहिर लगता है यही है कि ख़त्म हो चुकी है PDM। जो दोनों आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पहले अपनी ज़बानी आप ही बता दीजिए क्या मुस्तकबिल है इस वक्त PDM का? मेरा ख्याल आपने बड़ा अच्छा सम अप किया है। PDM इस वक्त मुश्किल सिचुएशन है उसके लिए। अपनी जो वो इत्तेहाद को बरकरार रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। डिफरेंसेस जो हैं मेजर पार्टीज़ के दरमियान, मेरा ख्याल है पहले भी काफ़ी लोगों को मालूम था और ये नेचुरल भी थे। जब इत्तेहाद बना था तो किसी को गलतफहमी नहीं थी कि सब कुछ स्मूथली चलेगी, और मुख्तलिफ मराहिल में जैसे जैसे ये तहरीक चलती रही उसमें बहुत सी जगह डिफरेंसेस आए, लेकिन वो एमिकेबली सॉल्व भी होते गए। ऐसा नहीं था कि जी डिफरेंसेस का मतलब ये है, जिस तरह दिसंबर में जब CEC की मीटिंग हुई थी पीपल्स पार्टी की, तो उसके बाद ऐसा महसूस हुआ था कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग लाइन ले रही है। मैं अब भी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट PDM के अंदर मौजूद है, इवन दो उनके जो और उनके मकासद भी जो ओवरऑल मकासद हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़, आइन की बालादस्ती के हवाले से, वो बिल्कुल दे आर कमिटेड टू इट, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किस तरह से जाना है उस पर ज़ाहिर है उनका और हमारा एक डिसएग्रीमेंट है। वो समझते हैं इस्तीफ़े देने से मसला हल नहीं होगा, हम समझते हैं कि इस्तीफ़ा देना नागुज़ीर है। इस्तीफ़े के हवाले से उन्होंने आज भी, जब ये परसों जब इजलास हुआ है उसमें भी उन्होंने यही कहा है, फाइनल उनके जो है पोजीशन के जी हम वापस जाएंगे CEC में, और PDM का मौक़िफ़ दे आर अंडर इमेंस प्रेशर एज़ वेल। के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जो PDM का फैसला है उसकी नफ़ी में आप दोनों जमातें आपस में लड़ रही हैं, तो कोई इत्तेफाक कुछ है नहीं। हम तो नहीं लड़ रहे, कह रहे हैं TV चैनल के ऊपर प्रैक्टिकली नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा था। जो फैसला हुआ था वो शाहिद खाकान अब्बासी के घर पर PDM की मीटिंग हुई थी, और उसमें ये फैसला हुआ था कि चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी को जाएगी, डिप्टी चेयरमैनशिप जाएगी JUIF को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को PMLN को जाएगी। इससे कतई नज़र कि जी वो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन हारें या जीतें, अब हारे तो JUIF के भी हैदरी साहब हैं, तो अगर हैदरी साहब भी आके इस पोजीशन मौक़िफ़ लें जो पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ लिया है कि चूँकि वो यूसुफ रज़ा गिलानी का भी केस चल रहा है तो इसलिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए, तो फिर तो JUIF भी क्लेम डाल देगा। तो लेकिन फिर भी मेरा नहीं ख्याल है, देखें हमें जो सबसे ज़्यादा जो तक़वियत मिलती है इस मूवमेंट को आगे लेके जाने के हवाले से, आपने कहा वो बिल्कुल डेड है, मेरा नहीं, मैं उस बात से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि सो फार इस हुकूमत को ज़ाहिर है चीप थ्रिल्स तो मिल सकते हैं कि PDM में जो आपस में जो डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं रोक सकते जो कि डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तान के अवाम की, महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन पहले डॉक्टर साहिबा से पूछ लें, करप्शन। डॉक्टर साहिबा आपको क्या लगता है जो गुज़श्ता रोज़ इजलास के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी आसिफ अली जरदारी ने, और वो पब्लिकली रिपोर्ट हुई कि मैं इस कौम को अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ, असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं हूँ, और अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए आपस में जंग जारी है, तो इनकी आपस में कोई चीज़ मुश्तरक तो है नहीं, आपको क्या नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि देखना ये है कि ये PDM क्यों बना और इसका बयानिया क्या था। इस PDM का नंबर 1 एजेंडा था कि इस हुकूमत को घर भेजना है, और इस एजेंडे के अंदर हमने पहले इन्होंने कहा कि हम जनाब इस्तीफ़े देंगे, फिर इन्होंने वो इस्तीफ़ों का वो ढोंग रचाया भी, ड्रामा किया, और इनके अपने अरकान ने जिनके गलती से इस्तीफ़े
चैम्बर के स्पीकर चैम्बर में पहुंच गए, उन्होंने उसको कंटेस्ट भी किया और प्रोटेस्ट भी किया कि हमने तो दिया ही नहीं है। तो फिर उसके बाद अगला मरहला हुआ कि नहीं, अदम एतमाद। जिन्होंने हुकूमत को अदम एतमाद करना था, अब वो वक्त आया कि एक दूसरे पे अदम एतमाद कर रहे हैं। अब लॉन्ग मार्च का जो हशर हुआ वो भी आपने देख लिया। अब ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था। पहले दिन से मुख्तलिफ नज़रियात और सोच पे मबनी जो जमातें इकट्ठी हुई, उनका वन पॉइंट एजेंडे पे कंसेंसस था, वो था इमरान खान से बुग़्ज़, हसद, अनाद, दुश्मनी और बयानिए की बजाय अपने जो असासे हैं उनको बचाना और अपने केसेस के हवाले से हुकूमत पे प्रेशर डालना। और वो मुश्तरका काज थी इनकी, मुश्तरका रोना था, मुश्तरका दर्द था जिस पे सब ये इकट्ठे हुए। अब इस वक्त जो हकीकत ये है, अब इसके साथ जुड़ा जो अगला अहम पहलू ये है कि जब उस पूरे प्रोसेस ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना था और इन्होंने इकट्ठे होकर सर जोड़ के उसका रास्ता तलाश करना शुरू किया, तो हर लम्हे हर स्टेप पे इनको समझ आ रही थी कि जिस हुकूमत को वो घर भेजना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, वो हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये बयानियाँ बनाते हैं और अवाम उसमें उनके साथ खड़े नहीं होते। जहाँ ये जलसे कर रहे थे, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में, अगर थोड़ी सी मैं आपसे वजाहत पूछ लूं, जो नवाज शरीफ साहब ने जलसों के अंदर तकरीरें की जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर जो हाजिर सर्विस थे उनके नाम लिए, पहले वहाँ से भी जरदारी साहब ने खुद को डिस्टेंस किया और बिलावल ने एक इंटरव्यू के अंदर कह भी दिया कि आई होप के नवाज शरीफ साहब जिनके नाम ले रहे हैं इनके पास सबूत भी हों। अभी भी जो चेयरमैन का इलेक्शन था उससे पहले उन्होंने दोबारा 3 ऑफिसर्स के नाम लिए कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जिन्होंने मरियम को कह के स्मैश कर दें। तो पीपल्स पार्टी के बाद लोगों का ख्याल ये है कि डिस्टेंस पैदा होने में इन बयानात ने अहम रोल अदा किया है। आपका क्या ख्याल है इस पर? देखिए, पीपल्स पार्टी का एक इंतहाई अहम स्टेक है सिंध गवर्नमेंट, और पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो उस हुकूमत के साथ लाज़िम मलज़ूम है। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अपने सियासी मुखालफिन का मुकाबला इक़्तिदार के बगैर नहीं कर सकती, और जरदारी साहब इस हकीकत से आगाह हैं, कुछ भी हो जाए आप जितना मर्ज़ी उनको राम करें, वो किसी सूरत भी वक्त से पहले इस्तीफ़े नहीं देंगे, क्योंकि वो उस इक़्तिदार के संगासन से 2023 से पहले नहीं हटना चाहते। और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है नदीम भाई के पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग जो है उनके कंधे पे रख के जो बंदूक चलाना चाहती है, उनकी अपनी क़यादत जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैठी है, उनके अपने बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, जो उन्होंने बोया है वो यहाँ बैठ के काटने के लिए तैयार नहीं है, और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कुर्बानियाँ दे और उसका फल जो है वो पीएमएलएन खाए। लिहाजा वो एक आपस में जो इनका तजाद और इंतशार है उसकी झलक आपने देख ली। मैं नहीं समझती कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते पीपल्स पार्टी किसी तरह भी पीएमएलएन के साथ कंधा मिलाएगी। और ये जुबैर साहब इसका जवाब आपको भी देना चाहिए। कल जरदारी साहब का ये जुमला जो था कल भी रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने कहा कि मियां साहब ने अगर इंकलाब लाना है तो वो पाकिस्तान आए, लंदन बैठ के पाकिस्तान में इंकलाब नहीं आ सकता। और उससे पहले नवाज शरीफ साहब का एक जुमला कोट किया गया कि जिनको इक़्तिदार चाहिए वो एक तरफ हो जाए, हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमने निज़ाम तब्दील करना है। तो उसके जवाब में फिर जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब इंकलाब लाना है तो फिर यहाँ आए, इकट्ठे जेल जाएंगे और इकट्ठे इस्तीफ़े देंगे, लंदन बैठ के इंकलाब नहीं आएगा। तो ये जुमले बाकायदा रिपोर्ट हुए। और फिर वो जुमला भी जो मैं अभी दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मैं इस कौम को इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आपका इस पर कोई जवाब आना चाहिए। बाकायदा डिवीज़न है इसके ऊपर, आप एक तरफ है वो दूसरी तरफ है। देखें, पहली बात तो ये है कि ये सोच की बात है कि जरदारी साहब समझते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो मूवमेंट आगे चलेगी। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो हैं वो पीएमएलएन ने ही दी हैं। पिछले मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सन 70 की दहाई की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने ओवर 4, 5, 6 डेकेड्स बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, एंड वी रिस्पेक्ट
उनके जो वो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, जिस तरह से मुश्किलात उन्होंने ज़िया के मार्शल लॉ में और फिर मुशर्रफ के मार्शल लॉ में, बट लेट्स मेक नो मिस्टेक अबाउट इट कि हम कोई मुकाबला नहीं कर रहे कि किसने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। 1993 अप्रैल की बात है, उस चीज़ को 28 साल हो चुके हैं। पहली दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ को फारिग किया गया था काकड़ फार्मूले के थ्रू, और जिसमें उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, काकड़ फार्मूले का कोई ताल्लुक ही नहीं था। गुलाम इसाक ने 58(2)B से फारिग किया था नवाज शरीफ को, और सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया नवाज शरीफ ने, और फिर भी उनको घर भेज दिया गया। 99 में उनको मार्शल लॉ लगा के बाहर निकाल दिया गया, अटक जेल में बंद कर दिया गया, हथकड़ियाँ पहना के अटक से कराची लेके आए थे, सीट के साथ पाँव में हथकड़ियाँ बांध के एग्जाइल में भेज दिया गया। वो तमाम चीज़ें की गई। सो प्लीज़, और फिर डॉन लीक्स, और फिर पनामा, और फिर डिस्क्वालिफिकेशन, और फिर रेफरेंसेस, और फिर जेल, और फिर तमाम लीडरान को जिस तरह से हमने पिछले 3-4 साल में, सो हम कोई मुकाबला नहीं कर रहे। जुबैर साहब, पनामा तो किसी ने यहाँ बनाया नहीं था ना, वो तो एक इंटरनेशनल लीग थी, उसके अंदर यहाँ नहीं बनाया था, लेकिन उसको यूज किया था, जिसकी मनी ट्रेल नहीं मियां साहब दे सके, और वो इनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई। और 88 और 90 में तो आईजीआई के बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब थे सर, आप आईजीआई तो नहीं भूलनी चाहिए। मैं सिर्फ बात करूं, वो 1990 नहीं, मैंने 93 से तारीख शुरू की थी, 28 साल की तारीख। और दूसरी बात, मैं पनामा का बिल्कुल जिक्र करूंगा, 90 वाला क्यों छोड़ते हैं जिसमें आईजीआई के वो बेनिफिशियरी थे, बल्कि असम्बलियां 88 में तोड़ी गई, जनरल ज़िया ने जब असम्बलियां तोड़ी मोहम्मद खान जुनीजो की, तो उसमें भी ये ज़िया के साथी थे जब जुनीजो की असम्बलियां तोड़ी गई। मैं ये कह रही हूं कि तारीख के राग को दुरुस्त रखें। फिरदौस साहिबा को अगर आप चुप करा दे थोड़ी देर, फिरदौस साहिबा मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप पूरी बात कीजिएगा। ज़िया का जानशीन कौन था और उसकी बाकियात में से कौन था, मैं ऐसे प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा पे जाके कौन उसके नजरिए का मौका नहीं मिलेगा वजाहत करने का, बिकॉज़ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। यार प्लीज फिरदौस साहिबा बात पूरी कर लीजिए, फिर डॉक्टर साहब से बात होती है। जी बोलिए जुबैर साहब। हाँ प्लीज नदीम, प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। मैंने कहा 1993 से, मैंने 1990 का 1980s का मैं ओन करता हूँ। हम कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे, हम ज़ियाउल हक के साथ थे, और वो वी ओन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जब से मेमो गेट में आप रेवोल्यूशनरी थे या नहीं थे? मेमो गेट यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ उस वक्त आप इंकलाबी थे या उस वक्त आप रवायती थे पुराने ज़्यादा और वाले? जी मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन मुझे यार ये प्लीज यार इनको कहें यार ये चुप कर जाएं। ये हर रोज इनको 10 घंटे मिलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, या तो इनको आप टाइम दें, 5 मिनट पूरा दें, 10 मिनट दें, उसके बाद जब मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा। ऐसे नहीं हो सकता कि बीच में बोलना शुरू हो जाए। आप बता दें जब लुगारी ने असम्बलियां तोड़ी बेनजीर भुट्टो की, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब इंकलाबी थे, और जब मेमो गेट में वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उस वक्त भी मियां साहब इंकलाबी थे। जी सर। नदीम प्लीज, I don't have to tell you how the program has to be run. आपने सवाल पूछा है तो let me answer that question. Okay? You have to give me time. You can't interfere while I am answering. आपने मेमो गेट की बात की थी, मैंने सारी कुर्बानियाँ गिनवाई थी, और मैं 2 चीज़ों की ज़रूर बात करूँगा, चाहे आप बाद में मुझे टाइम दें या नहीं दें। मेमो गेट में नवाज शरीफ साहब गए थे, वो गलती थी, और वी ओन इट। प्लीज़, हम कोई ऐसे नहीं है कि हमारे से गलतियां नहीं हुई हैं, लेकिन अगर आप PMLN को हटा दें तो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बता दें जो आज अगर हम पीछे हट जाएं तो कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती के लिए जंग अगर किसी ने हमें डॉन लीक्स क्या था, पनामा आपने कहा, पनामा मैं आप सिर्फ आधा मिनट लूँगा। पनामा में ये तो नहीं कहा था पनामा वालों ने कि आप नवाज शरीफ और उसकी फैमिली पर केस चलाएं 184(3) के तहत, जो ट्रायल कोर्ट में ना चले, सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले, सुप्रीम कोर्ट JIT बनाए, फिर सुप्रीम कोर्ट नैब को हुक्म दे, जो कि कानून में नहीं है, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, कि 3 रेफरेंसेस दायर करें, फिर मॉनिटरिंग जज ऊपर लगाए, फिर ये कहे कि जी 6 महीने में फैसला दें। ये कहाँ होता है? मुझे आप बता दें, दुनिया की आपका जवाब आ गया। डॉक्टर साहब से पूछ लें, तारीख में डॉक्टर साहब से भी पूछ लें। डॉक्टर साहब ने जितनी कुर्बानियां दी हैं वो किसी ने कुर्बानियां नहीं दी हैं। जी डॉक्टर साहब जी। अच्छा, अब बात ये है कि जुबैर साहब के मुंह से ये अल्फाज जो हैं वो वैसे ही अवाम सुन के हंस रहे हैं कि इनकलाबी कौन है जिन्होंने हमेशा अपने आप को जो है उस किसी ना किसी माशाल्लाह के गमले से ग्रो करके यहाँ तक आए, और ये कैसा इनकलाब था जो गमलों में उगता रहा
और आबियारी उसी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों होती रही, और 2/3 अक्सरियत जब भी ली वो उसी इस्टेब्लिशमेंट की मावनत, सपोर्ट और उनके कंधों पर बैठ के ली। और आज जब पाकिस्तान के अवाम को उस लीडर की ज़रूरत पड़ी जो कहता है कि मैं अवाम का हमदर्द हूँ और मैं उस अवाम के साथ जीना और मरना चाहता हूँ, तो जहाँ बाकी इन्होंने सारी उन अदालतों की दास्तानें और किस्से सुनाए, तो मियाँ साहब का ये जिक्र भी आप ज़रूर करें ज़ुबैर भाई कि हुदैबिया पेपर मिल में वो कौन सी अदालतें थी जिन्होंने उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिए, वो कौन सी अदालतें थी जिन्होंने उस वक्त वो सज़ाएं मुअत्तल करके 14 साल बाद वो केसेस दोबारा सुने और उनकी वो सारी जायदादें जो हैं उस वक्त के हिसाब से वो वापस की और डिफ़ॉल्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिली, और वो सारे बेनिफिट्स जो आपने इन अदालतों से लिए, आप बेल भी जिस जगह मियाँ साहब ले के इलाज और दवाई लेने गए हैं वो भी इन्हीं अदालतों ने उनको रिलीफ दिया है। तो लिहाजा वो जो ढिंढोरा और जो उसके साथ जुड़ा आपका दर्द है, उसमें हकीकत ये है कि मियाँ साहब ने अपोजिशन की सियासत की नहीं। अब मियाँ साहब कभी भी अपोजिशन के मजाज के लीडर ही नहीं थे। मियाँ साहब हमेशा जो है वो मैच फिक्स करके खेलते थे और न्यूट्रल अंपायर उनको कभी पसंद नहीं था, और उन्होंने हमेशा जो है अदारों को डिक्टेट किया। ये भी बता दें कि इतने सालों में उन्होंने जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाए उनसे उनकी बनी क्यों ना, जो उन्होंने चीफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लगाए उनके ऊपर उन्हें हमले करने की जरूरत क्यों पड़ी। डॉक्टर साहब ब्रेक करीब आ रही है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा इसको सेनेट इलेक्शंस पे लेकर आते हैं, क्योंकि फिक्स मैच का भी डॉक्टर साहब ने एक टर्म यूज़ की, तो इसी से स्टार्ट करेंगे। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब, क्या पीपल्स पार्टी और PMLN, अगर इन दोनों की ये सेनेट इलेक्शंस के ऊपर सियासत देखूं तो 5 सेनेटर्स के ऊपर उनको शुबा था कि वो वोट मशकूक हैं, फिर नामों की जगह तय की गई और वोट डलवाए भी गए। उसके बाद फारूक नाइक ने पहला वोट जाने दिया और ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। ये फिक्स मैच के अभी डॉक्टर साहब ने एक टर्म यूज़ की थी, कोई फिक्स मैच वाली कैफियत तो नहीं है? पता नहीं डॉक्टर साहिबा कौन से फिक्स मैच की बात कर रही हैं। अगर इसका मतलब ये है, शायद उनका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने जान के अपने ही कैंडिडेट को हरवाना था। फिक्स मैच तो इस किस्म का ही कोई चीज़ मैं समझूंगा। जाहिर है पीपल्स पार्टी क्या 7 वोट तो पूरे पड़ गए थे। नहीं देखें, एक तो हमारा तो कंटेंशन बड़ा सिंपल है। आपने जो लॉजिक दी है और जो आपके इनसाइड सोर्सेज हैं वो तो मेरे इनसाइड सोर्सेज हैं नहीं, तो मैं नहीं उस पर तबसरा करूंगा कि ये जो 4 डिफरेंट नामों पर कैसे लगे थे मोर। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल हमारी वाज़ेह है और वो ये है हमारा लीगल पोजीशन कि एक बॉक्स था, और जब आपने देखा संजरानी साहब जीतने के बाद आके कुर्सी पर बैठे हैं और उन्होंने डिप्टी चेयरमैन के लिए जो इशू की, तो आप अभी सुना दें वो कि वो ये कहते हैं कि जो कैंडिडेट डिप्टी चेयरमैन के लिए आपने जिसके लिए वोट डालना है, आप उसके बॉक्स में स्टैम्प करें। नाउ मुझे आप लीगली बता दें कि बॉक्स एक है, कोई सेपरेटर नहीं है उसमें, तो उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि राइट साइड पर डलना है या बीच में स्टैम्प डलनी है या लेफ्ट साइड पर डलनी है। व्हेन देयर इज वन बॉक्स एंड द इंस्ट्रक्शंस आर सो सिंपल कि बॉक्स में लगा। तासुर है इसके अंदर, तासुर इसके अंदर अच्छा नहीं आ रहा। पहले तो वो 5 सेनेटर आपके थे और 2 दूसरे थे जिनको शुबे की नज़र से देखा गया, और फिर वो जगह भी तय की गई, वोट भी डल गया, और फारूक नाइक ने जब वोट पहला उठा के उन्होंने मुस्तरद वाली बास्केट में डाला, वहाँ ऑब्जेक्शन रेज नहीं की। मैं डॉक्टर साहब से इसका जवाब चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये है क्या साइंस, आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकती? मलिक साहब, बेसिकली ज़ुबैर भाई को ये पता होना चाहिए कि जो सीक्रेसी ऑफ द वोट है उसको इंटैक्ट करने के लिए वो बॉक्स बनाया जाता है, और ये जो रखे गए नामों के ऊपर ठप्पे लगाए गए, किसी ने यूसुफ पे, किसी ने रज़ा पे, किसी ने गिलानी पे, ये वो ठप्पे थे जिन पे शक था, और इनको कहा गया कि हमें तब यकीन होगा कि जब आप यूसुफ पे लगा रहे होंगे, रज़ा पे लगा रहे होंगे, ये कोड रखे हुए थे इन्होंने।
और उन कोड्स को जब उन्होंने और यही वो सबसे बड़ा अलमिया है कि खाना बनाया इसलिए गया था कि कोई ये ना बता सके कि उसने इस तरह, तो मैं बाहर आके कहूँगी ना कि जहाँ पे यूसुफ पे स्टैंप होगी समझना मैंने लगाई है, रज़ा पे होगी तो आप कह सकते हैं कि मैंने लगाई है, गिलानी पे होगी तो ज़ुबैर साहब कह सकते हैं मैंने लगाई है। तो उन्होंने इस सबहाम से निकलने के लिए, सीक्रेसी ऑफ दी वोट को इंश्योर करने के लिए आपका नाम के आगे एक बॉक्स है कि जिसके अंदर मोहर होगी तो वो वैलिड होगी और किसी को नहीं पता होगा कि लगाने वाला कौन है। और अगर आप नामों पर ठप्पे लगा के आएंगे तो ये तो आप सिर्फ तसल्लियाँ देने के लिए, ये बात तय करने के बाद फारूक नाइक ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज की? जब वो वोट उठा के दूसरी तरफ डाल रहे थे तो उनके पास बड़ा अच्छा मौका था, मुजफ्फर शाह का हाथ वहीं रोक देते, पहले वोट पे रोक देते, आगे चलने ही ना देते। ये साइंस कोई समझ में नहीं आ रही, बड़ी टेढ़ी सी साइंस। देखें ये जितना आपने अगर श्री रहमान साहिबा और फारूक नाइक साहब की अगर आप अपनी टीम को वो बताते पूरा तरीक़ाकार सुनी होगी आपने, तो उन्होंने उनको ये किसी ने नहीं कहा कि बॉक्स में लगानी है, उन्होंने यही कहा कि बस नाम के ऊपर आप लगा दें, नाम के सामने लगा दें। वो ख़ुद क्लैरिटी नहीं थी, ये एक अबहाम है, क्योंकि हमारी अपनी इतला के मुताबिक नून लीग के जो सेनेटर्स थे जो नहीं देना चाहते थे यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट, और उन्होंने मजबूरन वो वोट दिया, लेकिन उनको पता था कि ये वोट ज़ाया होना है और वो वोट रजिस्टर नहीं होना, क्योंकि सीक्रेसी ऑफ द वोट में ये नहीं है मुमकिन कि आप नाम ये भी एक कॉन्टेस्टेबल चीज़ है, ये सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला करेगी। ये प्राइम मिनिस्टर का आज का बयान है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ दोनों को। प्राइम मिनिस्टर अपनी 5 साल मुतल्लक क्या कहते हैं वो सुनवाइएगा जी। हमारी तो हुकूमत आई तो अभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है, पहले से प्लान किया हुआ था कि फेल हो, क्योंकि आपको पता है उनका एजेंडा तो कुछ और है। लेकिन जो भी हुकूमत होती है जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप मुझे वोट देंगे, मैं 5 साल के बाद ये चीज़ें करूंगा, ठीक। तो जुबैर साहब पीडीएम की तो कहानी हो गई है ख़त्म। अब मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को आप डिस्टेबलाइज ना करें, उन्हें 5 साल पूरे करने दें, इलेक्शंस का इंतजार करें। प्राइम मिनिस्टर डज नॉट नो ABC मीनिंग ऑफ 5-year मैंडेट। 5-year मैंडेट में बहुत से मराहल आते हैं, महंगाई होती है, बेरोज़गारी होती है, गुर्बत होती है, फिस्कल डेफिसिट होता है, ग्रोथ रेट ख़राब होता है, मिस गवर्नेंस होती है, स्कैम्स होते हैं, करप्शन होती है। तो वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि हमें जेबें भरने दें, मेरे हवारियों को, क्रोनीस को आप प्लम जॉब्स लेने दें, और मेरे जो साथी लेफ़्ट राइट काबीना में बैठे हैं उनको बिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस कमाने दें, और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको डूबने दें। और मेरे से आप ये सवाल ना पूछें कि मैं क्या कमिट करके आया था, मेरा 90 दिन का क्या प्लान था, मेरा 100 दिन का क्या प्लान था, मैंने पहले साल का हदफ क्या अचीव करना था, दूसरे साल का क्या अचीव करना था। मुझे आप खुली छुट्टी दे दें, 5 साल के बाद मेरे से सवाल पूछे। ये कभी दुनिया में किसी, मेरा ख्याल है ही डज नॉट इवन नो कि 5-year मैंडेट का मतलब ये नहीं होता कि 5 साल के सारी किताब। तो फिर ऑपोजिशन 5 साल के लिए क्यों होती है, विच इज़ द इनहेरेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक। आज मरियम ने ये क्यों ट्वीट किया जुबैर साहब कि वो मीडिया क्यों होती है, इनके ऊपर से होप्स खत्म हो रही है और किसी मुतबादल को तैयार किया जा रहा है, ये क्यों ट्वीट किया मरियम ने? वो कौन है मुतबादल? नदीम भाई मैं इसका जवाब देना चाह रही हूं। एक जुमला इनसे सुन लो, एक जुमला सुन लो, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब सिर्फ 1 मिनट, एक जुमले का जवाब ले लूँ। वो कौन है मुतबादल सर जुबैर साहब जी? क्या था आपका क्वेश्चन? जो ट्वीट है मरियम की जो ट्वीट है आज की जी, उसके ऊपर आपसे जवाब चाहता हूं कि इमरान खान से उम्मीदें खत्म हो गई हैं, जो किसी मुतबादल को तैयार कर रहे हैं। कौन है मुतबादल? मुतबादल तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हमेशा ये इस किस्म की शतरंज की गेम तो खेली जाती है, बैकअप प्लान तो रखा जाता है, प्लान बी भी होता है, और ये तो PTI के लिए ख़तरनाक बात है कि उनको समझना चाहिए सर वो कौन है? उनको कोई मुतबादल है कौन? नहीं मिली हुई, कोई भी हो सकता है। अब ये आपका गैस उतना ही है जितना मेरा गैस है। डॉक्टर साहबा से पूछते हैं। डॉक्टर साहबा आप इसके ऊपर क्या तबसरा करेंगे? पहली बात तो ये है इनसे कि 5 साल वाला जो तो पूछ ले पहले। जुबैर साहब ने जो झाड़ा है मैं उसी तरफ आ रही हूँ। अगर ये आपका फ़लसफ़ा हकीकत मान लिया जाए तो मुझे ये बताएं कि 5 साल जो हैं वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की हैसियत से
और आप गवर्नर की हैसियत से वो 5 साल आप खड़े रहे इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज चैलेंजेस कि अपोजिशन यार अपना जवाब दे देना एक दफा यार, पूरे प्रोग्राम में अपना तो जवाब दें, हमें छोड़ देना। आपके पास वो 5 साल का क्यों छोड़ दें आपको? आपके दिए हुए ये सारे जख्म हैं, ये सारी कारस्तानियां आपकी हैं, सारी स्याहकारियां आपकी हैं, इस मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क करने वाले आप हैं, इन अदारों को तबाह करने वाले आप हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को ज़हर-ए-लूदा करने वाले आप हैं, सियासत को गंद की तरफ लेके जाने वाले आप हैं, तो क्यों छोड़ दें जी? आप ये पहले बताएं ना कि 5 साल आपने छोड़ा था, जब 126 दिन का धरना हो रहा था, आप छोड़ के गए थे, आपको आता है काम करना। नहीं, मुझे बताएं ना, आपने क्यों नहीं छोड़ा था उस वक्त जब पूरे की पूरी अपोजिशन एक तरफ खड़ा होके आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको नाअहल, नालायक, सर्टिफाइड चोर और झूठा सर्टिफिकेट दे के नाअहल करके निकाल दिया। आपने तो तब भी हुकूमत नहीं छोड़ी थी, तब भी आप अपनी स्टपनी ले आए थे। तो इमरान खान को तो कौम ने मैंडेट दिया है 5 साल आपसे जान छुड़ा के, हमें उन्होंने 5 साल के लिए आपसे छुटकारा हासिल करके, शाहिद खान अब्बासी वो इन्हीं की स्टपनी था, तो शाहिद खान अब्बासी जो मरियम की ट्वीट है, तो ये गए नहीं थे। मरियम की ट्वीट भी किसी स्टपनी की तरफ इशारा कर रही है। आपने उनकी ट्वीट के अल्फाज पे गौर नहीं किया डॉक्टर साहिबा? देखें डॉक्टर साहिबा, उनकी मरियम की ट्वीट पे आपने गौर नहीं किया? वो भी किसी स्टपनी का तस्करा कर रही है। मैं आपको ये बताऊं कि चूंकि यहाँ ज़ुबैर साहब का चूंकि अपना भी बैकग्राउंड फ़ौज से है और इनके भाई चूंकि इमरान खान के बड़े करीबी साथी भी हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन से वाली फ़ौज की तरफ इशारा कर रहे हैं, अपने घर की तरफ कर रहे हैं या अपने भाई की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि उनसे करीब कोई शख्स भी इमरान खान के नहीं है। तो मुझे यकीन है कि ना वो माल समेटने वालों में से हैं और ना उन्होंने कहीं पे इस तरह बहती गंगा में हाथ रंगे हैं, और ना कहीं इमरान खान के करीब लोग जो हैं वो उनको ये जुर्रत और हिम्मत है कि वो दरबारियों और हवारियों के नाम पे LDA के प्लाट अलाट करें जो इस वक्त हुए हैं। आज वज़ीर आला पंजाब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1352 प्लाट्स की एक दर्दनाक अलमनाक कहानी सामने सुनाई है, ज़ुबैर साहब से उनका भी जवाब ले लेना। 1350 वालों को पकड़े ना डॉक्टर साहब, क्या पता है क्या तो पकड़ेंगे ना, पकड़ेंगे कि जिस को आपने नवाजा, जिस तरह से आपने नवाज़शात की और इस कौमी ख़जाने के मुंह खोले और मखसूस मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मखसूस वो स्टपनी कौन है जिसकी तरफ वो मरियम नवाज अपनी ट्वीट में दावा कर रही है? इमरान खान का पाकिस्तान में ना कोई मुतबादल है और ना होगा। वो इस कौम के लिए वाहिद उम्मीद का चिराग है और इसी रोशनी ने पाकिस्तान में ना सिर्फ इस जुल्म, नाइंसाफ़ी और लूट मार और करप्शन की सियासत का जनाजा निकालना है, बल्कि उसने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। ही इज़ द ओनली होप फॉर दिस कंट्री। और ये जो इस वक्त आजमाए हुए हैं, PTI में कद काट का कोई दूसरा लीडर नहीं है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, आप बताइएगा PDM का मुस्तकबिल क्या होगा? कहानी ख़त्म, जरदारी साहब के केसेस और फरियाल तालपुर के लिए नरमी, ओमनी ग्रुप के साथ प्ली बार्गेन और PDM इज़ ओवर, यही बोलें? देखिए, PDM अपने ख़ुद जो है वो सयाद जो है वो ख़ुद उसमें आ गया है जाल में। इसका अब मुस्तकबिल आप तब करें, पूछें जब इसका कोई हाल हो। हाल जिस चीज़ का नहीं होता उसका मुस्तकबिल भी नहीं होता। मैं ज़ुबैर साहब को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा होते हुए ये जानना चाहती हूँ कि मियाँ साहब पाकिस्तान कब आएंगे, इसहाक डार साहब पाकिस्तान कब आएंगे, और ये अजीम खुशखबरी आप कब सुनाएंगे कि जिस मुल्क के लिए और जिस अवाम के लिए आपके सीने में दर्द है और आप चाहते हैं कि वो तरक्की करे, खुशहाली हो और इस हुकूमत को आप घर भेजें, तो मियाँ साहब को कहें कि बिस्मिल्लाह करें, पाकिस्तान आएँ, यहाँ तशरीफ़ लाएं और लीड करें। लीडर जो होता है वो लीड करता है, लीडर छुपा नहीं करता और वो फॉलो नहीं करता। अच्छा। तो इस वक्त उन्हें लीडर बनने की ज़रूरत है। मैं इसका ज़ुबैर साहब से जवाब लेता हूँ। अगर एक जुमले में आपसे मुझे ये डॉक्टर साहब पता चल जाए कि अगर जरदारी और नवाज शरीफ में कंपैरिजन करना हो तो आपके ख्याल में दोनों में बेहतर लीडर कौन है?
जरदारी ने हमेशा जो है वो चारू शान चित नून लीग को किया, और मेरा मैच चूँकि हमेशा नून लीग के ख़िलाफ़ ही रहा है, तो मैं चाहूँगी कि जरदारी साहब ने जिस तरह इनसे बदला लिया और वहाँ पे बुला के गड़ी खुदाबख्श में जिए भुट्टे के नारे लगाए हैं, तो वो जो बार बार वो कहते थे ना कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, तो जो डेमोक्रेसी बेस्ट रिवेंज उन्होंने मरियम बीबी को बार बार वहाँ बुला के फातह खानियाँ करा के जलसों में, ऑफ कोर्स जो उन्होंने इनसे बदला लिया है, जो इस वक्त इनको टकरेगा हमारे लिए वो हीरो होगा। आपके लिए वो हीरो होगा, ये बात हुई ना जी। अब जुबैर साहब अब आप बताइए, मियाँ साहब कब आएंगे? नहीं, मैं पहले बिल्कुल आपके प्रोग्राम में आप तमाम चीज़ें, जब आपने इमरान खान का इतना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट पूछा तो उस वक़्त भी पूरे नाजरीन ने, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, उसका अपना कोई जवाब नहीं है कि भाई जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उस पर कोई कमेंट कर दे। ये बात ही नहीं कर सकते अपनी। इनसे पूछे ना कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं 5, तो ये कहेंगे 1 2 3 4 5 अचीवमेंट। आप ये कम अचीवमेंट है कि आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, नदीम आपको भगाया हुआ है। फिरदौस साहिबा, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं किसी जवाब से नहीं भागता, सवाल से नहीं भागता, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ और आपकी लैंग्वेज याद दिला रहा हूँ, स्टेपनी वगैरह। मेरा ख्याल है सबको फ़र्क साफ नज़र आता है कि क्या ज़बान इस्तेमाल आप करते हैं, आप मतलब ये क्या लैंग्वेज है, इसका क्या मैं जवाब दे सकता हूँ सिवाय इसके कि लोगों को ये बताने के कि इनकी लैंग्वेज देखें क्या यूज़ करते हैं। और यही फिरदौस साहिबा सुन लें आराम से, घबराएं नहीं। गुजरता है जुबैर भाई, जुबैर साहब इन्होंने तो जुबैर साहब डॉक्टर साहब ने तो जरदारी साहब को अपना हीरो करार दे दिया है और कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। अब आप बताइए, आपके लिए उन्होंने चैलेंज थ्रो किया। अब मैं जवाब दे देता हूँ इसको। पहले तो मैं ये इनको याद दिलाना चाहता था कि इनके पास अपना कोई जवाब नहीं होता। पीडीएम के हीरो जो है अच्छा आप सुन लेना, आप इतनी रेटल नजर आ रही हैं, आप इतनी घबराहट में क्यों हैं? आप ना परेशान हो आप। नहीं, मैं घबराहट में नहीं हूँ। आप परेशान अगर मैं हूँ तो आप बीच में नहीं बोलेंगी ना। हाँ तो फिर सुन लेना, आराम से बात कर सुन लेना। के अंदर साहब और फिरदौस बीबी दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।